नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +1 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने जो पढ़ रहे हैं वो ऊर्जाओं के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ रहे थे कि ऊर्जा के जो है विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर अपने लगभग बात कर चुके हैं कंप्लीट। एक ऊर्जा अपने इसके अंदर बच जाती है, वो ऊर्जा आती है नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा, ये ऊर्जा अपने इसमें शेष रह जाती है। तो आज जो अपनी बात करने वाले वो थोड़ी बहुत बातें अपनी नाभिकीय ऊर्जा के बारे में करने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले अपनी जो द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता पढ़ी थी, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता, ये अपनी एक एग्जाम्पल होता है किसका, नाभिकीय ऊर्जा का। ठीक है, नाभिकीय जो ऊर्जा होती है उसका एक एग्जाम्पल होता है कि ये किसकी वजह से होती है, ये द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता की वजह से होती है। देखिए अपने पास में क्या होता है, हमारे पास में एक परमाणु होता है। ठीक है, और परमाणु के अंदर कौन होता है, परमाणु के अंदर उसका नाभिक होता है। ठीक है, अपने पास में परमाणु होता है और परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। सामान्यतः आप सभी जानते हो कि जैसे ये अपने पास में क्या है, परमाणु है, परमाणु, और परमाणु के अंदर कौन होता है, परमाणु के अंदर उसका नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो नाभिक जो होता है इसके अंदर कौन कौन होते हैं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स किसके अंदर होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं। अब देखिए नाभिक के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, सभी प्रोटॉन्स है, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। यानी अपने नाभिक जो उसका आकार काफ़ी छोटा होता है और उसके अंदर कौन स्थित है, प्रोटॉन स्थित है, जिनके मध्य क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। फिर भी आप लोग देखते हो कि परमाणु जो है वो अपने स्ट्रक्चर जो है परमाणु की पाई जाती है, यानी परमाणु जो होते हैं वो ज़्यादातर अपने स्थायी परमाणु जो मिलते हैं। ठीक है, हालांकि उनके मध्य क्या लग रहा है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य प्रबल प्रतिकर्षण लग रहा है, फिर भी अपने पास में क्या होता है, परमाणु होता है। ऐसा क्यों है, इसकी वजह है कि जैसे यहाँ प्रतिकर्षण बल लग रहा है, बिल्कुल उसी प्रकार से नाभिक के अंदर कोई ना कोई क्या कार्य कर रहा है, आकर्षण बल जो है वो कार्य कर रहा है। ठीक है, वो आकर्षण बल किसकी वजह से कार्य कर रहा है, वो नाभिकीय ऊर्जा की वजह से कार्य कर रहा है। नाभिकीय ऊर्जा देखिए अपनी एक होती है बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। ठीक है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, ये नाभिकीय बंधन ऊर्जा जो है इसी की वजह से क्या होती है, नाभिकीय ऊर्जा होती है। देखिए यदि अपने परमाणु के न्यूक्लियन की बात करें, किसकी बात करें, न्यूक्लियन की बात करें, तो जो अपने पास में परमाणु का न्यूक्लियन होता है, नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियन होता है, उस न्यूक्लियन में वास्तव में क्या होता है, न्यूक्लियन के अंदर जो द्रव्यमानों का योग है वो नाभिक के न्यूक्लियन जो है इनके अंदर, नाभिक जो है, नाभिक में न्यूक्लियन है और इन न्यूक्लियन का यदि क्या किया जाए, द्रव्यमान ज्ञात किया जाए, अलग अलग सभी का द्रव्यमान ज्ञात किया जाए, तो ये द्रव्यमान जो है वो अपने नाभिक के कुल द्रव्यमान से क्या प्राप्त होता है, आपको अधिक प्राप्त होता है। यानी नाभिक जो है उसका द्रव्यमान आपको क्या मिलता है, कम मिलता है, और जो उसके अंदर अवयव है, जो अपने पास में न्यूक्लियन है, उनका द्रव्यमान क्या प्राप्त होता है, ज़्यादा प्राप्त होता है। ऐसा कैसे संभव है, थोड़ा सोचिए कि ये आपके पास में नाभिक है, ये नाभिक किसकी वजह से है, ये नाभिक न्यूक्लियंस की वजह से। या आप लोग ये समझिए कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वही तो मिलकर किसको बना रहे, नाभिक को बना रहे। अब नाभिक का द्रव्यमान ज्ञात करें, वो आपको अलग प्राप्त हो, और इसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उन सभी को आप लोग जोड़ दो तो उनका द्रव्यमान जो है वो अलग प्राप्त होगा। इनका द्रव्यमान ज़्यादा होगा और नाभिक का द्रव्यमान क्या होगा, कम प्राप्त होगा। ठीक है, ये जो कमी है, ये कमी अपने क्या कहलाती है, द्रव्यमान क्षति कहलाती है। ये कमी क्या कहलाती है, द्रव्यमान क्षति कहलाती है। और ये कमी जो है द्रव्यमान क्षति, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। और ये ऊर्जा अपने किस काम आती है, ये ऊर्जा जो न्यूक्लियन है उनके मध्य प्रबल अनुन्य क्रियाएं करने के काम आती है, जिससे नाभिक अपने बनता है। और ये जो ऊर्जा होती है इसे अपने क्या कहते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में दो प्रकार की अभिक्रियाएं बनती है, एक तो बनती है नाभिकीय संलयन और एक बनती है नाभिकीय विखंडन। दो प्रकार की अभिक्रियाएं, एक तो विखंडन अभिक्रियाएं और एक अपने पास में नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं। देखिए विखंडन अभिक्रियाओं की यदि बात की जाए कि जो विखंडन अभिक्रियाएं हैं, इन विखंडन अभिक्रियाओं में क्या होता है, विखंडन अभिक्रियाओं में जो हमारा एक बड़ा नाभिक होता है, जो बड़ा नाभिक है वो क्या करता है, छोटे नाभिकों में टूटता है। ठीक है, जब एक बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूटता है तो उस अभिक्रिया को अपने क्या कहा जाता है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, और इससे अपने
काफ़ी मात्रा में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। ये जो ऊर्जा निकलती है ये अपने पास में कौन सी ऊर्जा है, ये हमारे पास में नाभिकीय ऊर्जा है। ठीक है, तो अपने वही बात यहाँ पर फिर से आ जाएगी कि जब अपने द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो ये द्रव्यमान जो है वो अपने को क्या प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा। और ये कमी जो है वो अपने किससे ज्ञात कर सकते हैं, E=mc², जो अपने पास में आइंस्टीन की समीकरण है उससे अपनी इस द्रव्यमान क्षति जो है उससे ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से यदि संलयन अभिक्रियाओं की बात की जाए कि संलयन अभिक्रियाओं में क्या होता है, तो संलयन अभिक्रियाओं में इसका उल्टा होता है। इसमें छोटे नाभिक जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं, एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी जो संलयन अभिक्रियाएं होती है उसमें क्या होता है, उसमें छोटे नाभिक जुड़ करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। और विखंडन अभिक्रिया में बड़ा नाभिक जो है वो किस में टूटता है, छोटे नाभिकों में टूटता है। तो ये हमारे पास में नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, और विखंडन अभिक्रिया के अंदर आप लोग ये मान सकते हो कि जैसे यूरेनियम 235 का आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो और उस पर न्यूट्रॉनों की क्या करवा सकते हो, टक्कर करा सकते हो। और संलयन अभिक्रिया के अंदर आप लोग हाइड्रोजन के नाभिक जोड़ करके किससे बना सकते हो, एलियम जो नाभिक है इसे बना सकते हो। ठीक है, संलयन अभिक्रियाओं के अंदर तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो हाइड्रोजन के नाभिक है उनसे आप लोग क्या बना सकते हो, एलियम का जो नाभिक है उसे बना सकते हो। और इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, 92 यूरेनियम 235 या 238 को आप लोग इस पर मंद गति के न्यूट्रॉन का प्रहार करा के आप लोग क्या कर सकते हो, इसे अन्य नाभिकों में तोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अपने क्या है नाभिकीय विखंडन और संलयन अभिक्रियाएं होती है। हालांकि डिटेल में आप लोग आने वाली क्लास में इसे पढ़ोगे, पर अभी अपने ऊर्जा के विभिन्न रूप पढ़ रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ आपको ये बात याद रखनी थी नाभिकीय ऊर्जा के बारे में कि अपने पास में ऊर्जा का एक रूप कौन सा है, नाभिकीय ऊर्जा के रूप में भी होता है। ठीक है, तो ये अपनी विभिन्न ऊर्जा जो है ये कंप्लीट हो जाती है। ऊर्जा जो अपना पार्ट है वो भी यहाँ कंप्लीट होता है। और लास्ट पार्ट अपने चैप्टर का है ये, वो है शक्ति। शक्ति की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं शक्ति क्या होती है। देखिए लास्ट पार्ट अपना इसमें शक्ति। शक्ति क्या होती है, जो कार्य करने की दर होती है, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पास में कार्य करने की दर होती है उस कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। देखिए अपने सामान्यतः क्या करते हैं, इस प्रकार की सिचुएशन लेते हैं जिसमें सिर्फ यही देखते हैं कि कोई कार्य कर रहा है, यानी बल लगा रहे हैं, विस्थापन हो रहा है, सिर्फ किसे देखते हैं, कार्य को देखते हैं। और कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे अपनी ऊर्जा के रूप में देखते हैं। परंतु इसके साथ साथ अपने ये भी देखना जरूरी होता है कि ये कार्य जो मशीन कर रही है ये कितने समय में पूरा कर रही है। ठीक है, यानी जो मशीन अपने कार्य कर रही है वो उस कार्य को कितने समय में पूरा कर रही है ये देखना भी अपने ज़रूरी होता है। जो मशीन ज़्यादा जल्दी कार्य करती है उसके लिए, और जो मशीन कम जल्दी अपने कार्य को समाप्त करती है उसके लिए शक्ति जो है उसके मान अपने को क्या प्राप्त होते हैं, अलग प्राप्त होते हैं। यानी समान कार्य को यदि दो मशीनें अलग अलग समय में संपन्न कर रही है तो उन दोनों मशीनों की शक्ति जो है वो अपने क्या आती है, अलग प्राप्त होती है। तो ये हमारे पास में किसका फॉर्मूला है, शक्ति का फॉर्मूला है। जो कार्य करने की दर है उसे अपने किस नाम से जानते हैं, शक्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, और देखिए इसके अंदर कुछ एक बातें, जैसे यदि अपने औसत शक्ति की बात करें कि औसत शक्ति क्या होती है, तो देखिए औसत शक्ति, इसमें औसत शक्ति, औसत शक्ति, जो औसत शक्ति का हमारे पास में फॉर्मूला आता है वो आता है किया गया कार्य, औसत शक्ति का फॉर्मूला है किया गया कुल कार्य बटे कार्य करने में लगा कुल समय। ठीक है, शक्ति को अपने P से लिखते हैं, P से P मतलब पावर। ठीक है, P से लिख देते हैं, P का मतलब हो गया पावर। P किसके इक्वल, W/T के इक्वल। P किसके इक्वल होता है, W/T के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास में किसका सूत्र है, ये हमारे पास में औसत शक्ति का सूत्र है। ठीक है, आगे अपने बात करते हैं तात्क्षणिक शक्ति की। जो तात्क्षणिक शक्ति है वो क्या होती है, देखिए तात्क्षणिक शक्ति, तात्क्षणिक शक्ति,
तात्क्षणिक शक्ति का मतलब है किसी क्षण विशेष पर जो अपने पास में शक्ति होती है उस शक्ति को किस नाम से जाना जाता है, तात्क्षणिक शक्ति के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग तात्क्षणिक वेग के बारे में पढ़ करके हैं, तात्क्षणिक त्वरण पढ़ चुके हैं, तो उसमें भी अपने क्या कर रहे थे, उसमें अपने किसी क्षण विशेष पर या किसी निश्चित समय की बात कर रहे थे। तो किसी क्षण विशेष पर या किसी निश्चित समय पर जो हमारे पास में शक्ति होती है उस शक्ति को किस नाम से जाना जाता है, उस शक्ति को अपने तात्क्षणिक शक्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यदि अपने ये मान करके चले कि सूक्ष्म समय अंतराल dt में, यदि ये अपने मान करके चले कि सूक्ष्म समय अंतराल dt में किया गया कार्य dw है, तो अपने पास में ये जो शक्ति आती है ये क्या आती है, P आती है। जो अपने पास में ये शक्ति थी इसके लास्ट में अपने यहाँ क्या लिख देते हैं, P एवरेज लिख देते हैं, P औसत लिख देते हैं, और ये अपने पास में P क्या बनती है, dw/dt बनती है। ठीक है, P क्या बनता है, dw/dt बनता है। यहाँ देखिए W को आप लोग जानते हो, W को आप लोग क्या लिख सकते हो, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन के। ठीक है, कार्य किसके बराबर होता है, बल गुणा विस्थापन के बराबर होता है। या आप लोग ये बोल सकते हो कि जो बल और विस्थापन है उसका डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं, अदिश गुणनफल जब किया जाता है, तो उससे आपको जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो किसके बराबर आता है, कार्य के बराबर आता है। तो W अपना किसके बराबर है, F(ds) वेक्टर के बराबर है। ये मान यदि मैं इसमें रख देता हूँ तो अपने पास में ये जो dw है, dw का मान है ये dw का, क्योंकि यहाँ ds लिख रखा है, तो ये P किसके बराबर आएगा, ये आएगा F(ds) वेक्टर बटा dt के बराबर आएगा। ठीक है, F(ds) वेक्टर बटा dt बनेगा। इसे देखिए, इसे लिख सकते हैं P बराबर F(v) वेक्टर, क्या लिख सकते हैं, P वेक्टर इक्वल F(v) वेक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है शक्ति के लिए जो आपको याद रखना होता है, क्योंकि ये तो आपको पता ही होता है कार्य करने की दर जो है वो अपनी क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। और उस फॉर्मूला भी आप लोग लिख सकते हो और dw/dt भी आप कर सकते हो। और ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है कि जो हमारे पास में बल और जो हमारे पास में वेग है, बल और वेग इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, अदिश गुणनफल किया जाता है, तो उससे जो रिजल्ट प्राप्त होता है उस रिजल्ट को अपने किस नाम से जानते हैं, शक्ति के नाम से जानते हैं। यानी अपना P जो है वो किसके इक्वल होता है, F(v) वेक्टर के इक्वल होता है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ से आप लोग ये भी ज्ञात कर सकते हो कि यदि अपने थीटा के मान रख दें तब क्या होगा। जैसे इसे यदि अपने खोलें, इस डॉट प्रोडक्ट को अगर आप लोग खोलो, जैसे आपके पास में P वेक्टर इक्वल F(v) वेक्टर है, और इस डॉट प्रोडक्ट को खोलें तो ये बनेगा F(v) cos थीटा। ठीक है, ये क्या बनेगा, F(v) cos थीटा। थीटा का मान रख करके देखिए, जैसे आप लोग 0 रखोगे तो थीटा का मान 0 रखने का मतलब हो गया cos 0 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और 90 डिग्री रखने का मतलब cos 90 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो cos 0 रखा, कितना आया, 1 आया। तो यहाँ से शक्ति जो आपके पास में प्राप्त होती है वो क्या प्राप्त होती है, मैक्सिमम प्राप्त होती है, और कितनी आती है, F(v) आती है। ठीक है, शक्ति जो है वो कितनी आती है, अधिकतम आती है, और अधिकतम मान इसका कितना प्राप्त होता है, F(v) प्राप्त होता है। तो ये अपने पास में शक्ति थी। शक्ति के बारे में कुछ एक अन्य बातें कर लेते हैं, जैसे शक्ति की मात्रक वगैरह देख लेते हैं। और ठीक है, शक्ति की मात्रक वगैरह देखिए, एक तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि शक्ति जो होती है हमारे पास में किस प्रकार की राशि है। शक्ति अपने पास में एक अदिश राशि है। ठीक है, शक्ति किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। इसी तरीके से ऊर्जा, कार्य, ये सभी जो अपने पास में थे ये दोनों भी क्या थे, अदिश राशि थे। यानी अपने इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं, छठे चैप्टर के अंदर कार्य, ऊर्जा, शक्ति की बात कर रहे हैं, और ये तीनों किस प्रकार की राशि हैं, ये तीनों हमारे पास में अदिश राशियाँ। यानी अपने किसकी बात कर रहे हैं, अपने अदिश राशियों जो है उनकी बात कर रहे हैं। तो ये तीनों अदिश प्रकार की राशियाँ हैं। यदि यहाँ से क्या किया जाए, इसका मात्रक बनाया जाए, यहाँ से आप लोग क्या करो, इसका मात्रक ज्ञात करो। तो एक तो जो शक्ति होती है इसका मात्रक सीधा सीधा क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, जो शक्ति होती है इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। जो जेम्स वाट थे भाप के इंजन बनाने वाले, उनके समान में अपने इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो शक्ति का एक मात्रक क्या बन जाता है अपने पास में, वाट बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी आप लोग और मान ज्ञात कर सकते हो। जैसे यहाँ देखिए आपके पास में क्या है, W/T है। कार्य का मात्रक क्या लिखते हैं अपने, जूल लिखते हैं, और समय का मात्रक क्या लिखते हैं, सेकंड लिखते हैं। तो जूल पर सेकंड जो किसके बराबर आता है, अपने वाट के बराबर आता है। ठीक है, तो अपना वाट किसके बराबर है, जूल पर सेकंड के। जिससे आप लोग जूल देख सकते हो, जूल किसके बराबर होता है, वाट इंटू सेकंड के बराबर होता है। तो ये अपने पास में क्या है, इसका एक मात्रक है। यहाँ से देखिए, अगर आप लोग लिखना चाहो 1 वाट की परिभाषा, तो 1 वाट की परिभाषा आप लोग यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, 1 वाट की परिभाषा जो अपने यहाँ से लिख सकते हैं, अपने
बोल सकते हैं कि यदि कोई मशीन जो है वो 1 जूल कार्य करने के लिए कितना समय लेती है, 1 सेकंड समय लेती है, तो उस मशीन की जो शक्ति है वो कितनी होती है, 1 वाट होती है। ठीक है, अपने क्या बोल सकते हैं, अपने बोल सकते हैं कि यदि कोई मशीन 1 जूल कार्य करने में, यदि कोई मशीन 1 जूल कार्य करने में 1 सेकंड का समय लेती है, यदि कोई मशीन 1 जूल कार्य करने में 1 सेकंड का समय लेती है, तो उस मशीन की जो शक्ति है वो शक्ति कितनी होगी, 1 वाट होगी। ठीक है, यानी 1 वाट को अगर आपको परिभाषित करना हो तो किस प्रकार करोगे, यदि किसी मशीन के द्वारा 1 जूल कार्य करने में 1 सेकंड का समय लिया जाता है, 1 जूल कार्य करने में 1 सेकंड का समय लिया जाता है, तो उस मशीन की जो शक्ति है वो किसके बराबर प्राप्त होती है, अपने को 1 वाट के बराबर प्राप्त होती है। इसके अलावा इसे अपने किलोवाट और मेगावाट के रूप में भी लिख सकते हैं, किलोवाट और मेगावाट के रूप में भी। जैसे यदि अपने 1 किलोवाट के रूप में अपने इसे लिखते, तो 1 किलोवाट के रूप में लिखते समय अपने क्या करते, 10 की पावर 3 लिखते। ठीक है, 10 की पावर 3 वाट लिखते। कब लिखते ये, जब अपने पास में क्या आता, किलोवाट आता। और यदि मेगावाट के रूप में इसे लिखा जाता तो 10 की पावर 6 लिखते, यानी अपने 1 मेगावाट की बात होती तो अपने कितना लिखते, 10 की पावर 6 लिखते। तो 10 की पावर 3 तो लिखा जाता कब, जब किलोवाट की बात होती, और 10 की पावर 6 लिखा जाता जब अपने क्या करते, मेगावाट के रूप में इसे दर्शाते। इसके अलावा इंजन की शक्ति के लिए अपने पास में एक पुराना मात्रक भी होता है, जो आप लोग 10वीं क्लास के अंदर पढ़ करके आए हो। इंजन वगैरह की शक्ति जो अपने ज्ञात करते हैं, इसके लिए एक अन्य मात्रक अपने पास में आता है, 1 असव शक्ति, 1 HP, 1 हॉर्स पावर। किसके बराबर होता है ये, 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, 1 असव शक्ति की बात की जाए तो ये किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, और देखिए अपने इसके अंदर अपने यदि शक्ति और समय के बीच में ग्राफ खींचने की बात हो तो देखो, शक्ति और समय, यदि शक्ति और समय के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो उससे अपने क्या प्राप्त होता है, कार्य जो है उस कार्य का मान हम लोगों को प्राप्त होता है। जैसे यदि क्या किया जाए, एक तरफ शक्ति ले, एक तरफ शक्ति ले और एक तरफ क्या करें, समय ले, तो इससे अपने पास में जो ग्राफ प्राप्त होगा, जैसे इस तरीके का ग्राफ अपने को प्राप्त हो, यदि इस तरीके का ग्राफ अपने को प्राप्त हो, इस तरीके का अगर ग्राफ प्राप्त हो, जैसे ये अपने पास में कितना है, dt है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है इससे को अपने यदि ग्राफ की क्षेत्रफल ज्ञात किया जाए तो ग्राफ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, आप लोग p को और dt को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। जैसे इस पट्टी का यदि आप लोग क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहो, जो पट्टी अपने बिल्कुल बीच में ले रखी है, इस बीच वाली पट्टी का यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो एक तरफ dt है और इसके बिल्कुल सामने क्या है, p है। तो इससे जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, dw आएगा, और किसके बराबर आएगा, p dt के बराबर आएगा। ठीक है, अपना जो dw है वो किसके बराबर आएगा, p dt के बराबर आएगा। और किए गए कार्य का जब आप लोगों को मान ज्ञात करना होगा तो कुल कार्य w किसके बराबर आएगा, w बराबर आएगा समाकलन p dt के, समाकलन p dt के। यानी अपने पास में ये जो शक्ति समय ग्राफ है इससे क्या प्राप्त हो रहा है, कार्य प्राप्त हो रहा है। ये कार्य किसके बराबर है, pt वक्र और समय अक्ष के मध्य का जो क्षेत्रफल है उससे प्राप्त हो रहा है। ये कार्य किससे प्राप्त हो रहा है, जो आपके पास में pt वक्र है और साथ में जो समय वक्र है, जो समय वक्र है उससे आपको क्या प्राप्त हो रहा है, के मध्य का क्षेत्रफल। इसके मध्य के क्षेत्रफल से आपको क्या प्राप्त हो रहा है, किया गया कार्य जो है वो कार्य प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अपने ये कार्य किससे प्राप्त हो रहा है, ये अपने इस ग्राफ से प्राप्त हो रहा है। देखिए एग्जाम के अंदर यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाता है। जैसे आप लोग यहाँ से पढ़ते आ रहे हो, आप शायद ग्राफ को छोड़ दो तो एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है कि जो शक्ति समय आपके पास में ग्राफ है, शक्ति और समय आपके पास में जो ग्राफ है उस ग्राफ की ढाल किसे बताती है, शक्ति समय ग्राफ का क्षेत्रफल किसे बताता है। ढाल क्षेत्रफल दोनों आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ तो सिर्फ ढाल से ही अपने पास में एक उचित मान जो है वो प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अगर आप लोग इसका क्षेत्रफल से आपको उचित मान प्राप्त होगा। अगर आप लोग इसकी ढाल निकालोगे तो उससे आपके पास में कोई ऐसी राशि नहीं आएगी जो वेल नाउन हो। तो आपको क्या करना है, इसका तो क्षेत्रफल याद रखना है। जैसे शक्ति समय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, p और dt को मल्टीप्लाई किया, ये p × d जो किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। ठीक है, तो अपने जैसे आप लोग ये जानते हो ना, ये कार्य के बराबर क्यों है, क्योंकि dw/dt ये सूत्र होता है।
शक्ति बराबर कार्य करने की दर या dW/dt, ठीक है। ये आपके पास में सूत्र होता है, तो इससे आपके पास में जो dW आएगा वो कितना आएगा, P/dt आएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि जो कार्य करने की दर है वो किसके बराबर होती है, शक्ति के बराबर होती है। और यदि आप लोग कार्य ज्ञात करना चाहो तो dW = P/dt आएगा, जिसका आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। या आप लोग जो PT वक्र आपके पास में है, ये PT वक्र और जो समय वक्र है, इसके मध्य का क्या कर लो, सीधा सीधा क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, उससे भी आपको क्या मिल जाएगा, ये कार्य मिल जाएगा। तो एग्जाम में 1 नंबर का यदि प्रश्न आए तो वहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा कि जो शक्ति समय ग्राफ आप लोग खींचते हो, उस ग्राफ का क्षेत्रफल किसे व्यक्त करता है, तो इस ग्राफ का क्षेत्रफल जो किसे व्यक्त करता है, किए गए कार्य को व्यक्त करता है, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में आगे अपने अन्य वक्र की बात करते हैं। जैसे कार्य और समय के मध्य यदि आप लोग क्या करो, वक्र खींचो कार्य और समय के मध्य, तब देखिए क्या होगा। कार्य और समय के मध्य, ठीक है, अपने वक्र खींच रहे हैं किसके मध्य, कार्य और समय के मध्य। इस तरफ अपने समय t है और इस तरफ अपने पास में क्या है, कार्य W है। यदि इनके मध्य वक्र खींचा जाए तब देखिए वक्र आपको इस तरीके का प्राप्त होगा। देखिए वक्र की शेप आपको किसी भी प्रकार की प्राप्त हो सकती है, ठीक है। वैसे तो सरल रेखा प्राप्त होगी, परंतु किसी भी प्रकार की रेखा प्राप्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये तो आपको ये दर्शा रहा है ना कि समय के अकॉर्डिंग कोई कार्य किस प्रकार से कर रहा है। जिस प्रकार से कार्य करेगा उस प्रकार से अपने को क्या मिलेगा, ये ग्राफ मिलेगा। परंतु इनकी ढाल, इनका क्षेत्रफल एक निश्चित राशि को क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। ढाल का मतलब इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना और क्षेत्रफल का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट P लेते हैं, जैसे यहाँ पर अपने क्या कर लिया, पॉइंट P ले लिया, और इस P पॉइंट पर यदि इस ग्राफ की ढाल ज्ञात की जाए तो इस तरीके से अपने इसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये कोण कितना होगा, थीटा होगा। और अब इस ग्राफ की आपको क्या करनी है, अगर ढाल ज्ञात करनी हो तो ढाल ज्ञात करने का मतलब यहाँ पर आपके पास में आ जाता है इसकी तात्क्षणिक शक्ति, और तात्क्षणिक शक्ति किसके बराबर होती है, dW/dt के बराबर होती है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तात्क्षणिक शक्ति का मान मिलेगा जो किसके बराबर आएगा, आपका W/T के, dW/dt के बराबर आएगा, ठीक है, dW/dt। और ये किसके बराबर आएगा, ये अपने पास में आएगा tan थीटा के बराबर। ये जो है इससे tan थीटा यदि आप लोग ज्ञात करो तो tan थीटा जो आप लोग ज्ञात करोगे तो आपको क्या मिलेगा, dW/dt मिलेगा, ठीक है। या आपके पास में जो ये तात्क्षणिक शक्ति है, ये कौन व्यक्त कर रहा है, जो VT वक्र है, इस VT वक्र की ढाल या प्रवणता अपने इसे बोलते हैं, ढाल या प्रवणता, ठीक है। ढलान भी लिखा हुआ मिलेगा आपको कुछ एक जगह। तो ढाल या प्रवणता जो है या tan थीटा जो है वो इस ग्राफ की किसे व्यक्त कर रही है, इस ग्राफ जो आपके पास में कार्य समय ग्राफ है किसे व्यक्त कर रही है, तात्क्षणिक शक्ति या सीधी शक्ति भी आप लोग लिख सकते हैं कि ये किसे व्यक्त करती है, शक्ति को व्यक्त करती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है यहाँ पर कि जो आपके पास में वक्र बनते हैं विभिन्न प्रकार के, उन वक्रों के ढाल किसे व्यक्त करते हैं, उनके मल्टीप्लाई जो है, या आप लोग क्षेत्रफल बोल सकते हो, वो क्षेत्रफल जो है वो किसे व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आपको उन राशियों का पता होना चाहिए कि किन्हें मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर आपके पास में किस प्रकार की राशि जो है वो प्राप्त होती है। सीधा सीधा मतलब आपको ये फॉर्मूले पता होना चाहिए, कार्य का, ऊर्जा का, शक्ति का, ये सभी फॉर्मूले जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने और नए टॉपिक की बात करते हैं। जो अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक शुरू होता है वो है संघट या अपने जिसे कहते हैं टक्कर, कोलिजन के नाम से अपने जिसे जानते हैं। तो नया टॉपिक है अपना संघट या कोलिजन। नया टॉपिक है संघट या इसी को अपने टक्कर बोलते हैं, टक्कर, ठीक है, संघट या टक्कर। तो देखो संघट या टक्कर क्या होती है, जब दो कण या दो पिंड क्या होते हैं, एक दूसरे के निकट आते हैं। जब दो पिंड एक दूसरे के क्या करते हैं, निकट आते हैं। तो जब ये पिंड एक दूसरे के निकट आते हैं तो निकट आने पर इनके मध्य क्या होती है, पारस्परिक अन्योन्य क्रिया होती है। जब दो पिंड क्या करते हैं, एक दूसरे के निकट आते हैं तो निकट आने पर इनके मध्य क्या होती है, पारस्परिक अन्योन्य क्रिया होती है, ठीक है। जब दो पिंड क्या होते हैं, एक दूसरे के निकट आते हैं तो उनके मध्य क्या होती है, पारस्परिक अन्योन्य क्रिया होती है। इस पारस्परिक अन्योन्य क्रिया के कारण उनके संवेग और ऊर्जा जो है इनके मान में क्या हो जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं, ठीक है। जो संवेग है और जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा के मान में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। उनके संवेग या ऊर्जा के मान में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। और
ये जो परिवर्तन है इसी को अपने किस नाम से जानते हैं, संघट या टक्कर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ अपने एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब टक्कर होती है तो टक्कर के लिए हमारे पास में ये ज़रूरी नहीं होता, जब टक्कर होती है तो टक्कर के समय ये ज़रूरी नहीं होता है कि दो पिंड जिनके मध्य टक्कर हो रही है वो एक दूसरे के क्या है, संपर्क में आए। ठीक है, टक्कर के समय अपने पास में ये ज़रूरी नहीं है कि जिन दो कणों या जिन दो पिंडों के मध्य टक्कर हो रही है वो पिंड एक दूसरे के क्या है, संपर्क में आए। सामान्यतः क्या होता है कि जो स्थूल पिंड होते हैं, जो बड़े आकार के पिंड होते हैं, जो स्थूल पिंड होते हैं, वो जब टकराते हैं तो उनके मध्य क्या होता है, संपर्क होता है। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, सामान्यतः बात कर रहे हैं। सामान्यतः क्या होता है कि जब बड़े पिंड या स्थूल पिंड जो आकर के आपस में टकराते हैं तो उनके मध्य क्या होता है, संपर्क होता है। पर जो सूक्ष्म कण आपस में आकर के टक्कर करते हैं तो उनकी टक्कर के कारण जो है वो क्या नहीं होता है, संपर्क होना जरूरी नहीं है। ऐसा आप लोग पढ़ भी चुके हो, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था रदरफोर्ड का प्रयोग पढ़ा था, जिसके अंदर जो स्वर्ण पत्र लगा हुआ था उसकी ओर अपने पास में एक अल्फा कण आता है, वो सिर्फ प्रकीर्णित होकर के क्या हो जाता है, अपनी दिशा से मुड़ जाता है। यानी वो सिर्फ अपनी दिशा से मुड़ रहा था, प्रकीर्णित हो रहा था। उस प्रकार की जो टक्कर है उसकी बात कर रहे हैं। उसके लिए जरूरी नहीं होता कि संपर्क में आए। तो सामान्यतः अपने ये मान करके चल सकते हैं कि जो स्थूल वस्तुएं होती है या जो स्थूल पिंड होते हैं उनकी जब टक्कर होती है तो उनके मध्य क्या होता है, भौतिक संपर्क होता है। पर जो अपने पास में सूक्ष्म कण होते हैं उनकी टक्करों के लिए जरूरी नहीं है कि उनके मध्य क्या हो, किसी भी प्रकार का संपर्क हो। ठीक है, ये कुछ एक बातें थी अपने टक्कर के बारे में। एक आपको ये भी पता होना चाहिए कि यदि दो कण टकराने वाले कण जो है वो टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात, यदि दो कण जिनके मध्य टक्कर हो रही है वो टक्कर से पूर्व या पश्चात, दो कण जिनके मध्य टक्कर हो रही है वो टक्कर से पूर्व या टक्कर के पश्चात यदि कौन सी रेखा में गति कर रहे हैं, सरल रेखा में गति कर रहे हैं, तो उनकी जो टक्कर होती है उसे अपने सरल रेखीय टक्कर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ जो ये टक्कर होती है इसे किस नाम से जानते हैं, सरल रेखीय या सीधी या सम्मुख टक्कर के नाम से अपने इसे जानते हैं। ठीक है, और यदि टक्कर से पूर्व या टक्कर के पश्चात जो वो सरल रेखा के अनुदिश गमन नहीं करते और किस में गमन करते हैं, एक तल में गमन करते हैं। यदि वो किस में गमन करते हैं, एक तल में गमन करते हैं, तो तल में गमन करने वाली जो टक्कर है उसे जाना जाता है तिर्यक टक्कर के नाम से। ठीक है, तो तल में जो टक्कर होती है वो अपने पास में तिर्यक टक्कर होती है और जो सरल रेखा में टक्कर होती है उसे सरल रेखीय टक्कर या सम्मुख टक्कर के नाम से जानते हैं। इसी को सम्मुख या सीधी टक्कर के नाम से अपने जानते हैं। ठीक है, तो सरल रेखा वाली टक्कर सरल रेखीय टक्कर या सम्मुख या सीधी टक्कर होती है, और जो अपने पास में एक तल में टक्कर होती है उस टक्कर को किस नाम से जाना जाता है, तिर्यक टक्कर के नाम से जाना जाता है। एक दो बातें और, एक तो अपने इसके अंदर रेखीय संवेग की बात करेंगे और एक अपने पास में जो गतिज ऊर्जा संरक्षण है उसकी बात करेंगे। तो अपने किसी भी प्रकार की टक्कर हो, अपने पास में किसी भी प्रकार की टक्कर हो, उन सभी टक्कर में ये देखा गया है प्रयोगों के द्वारा कि सभी टक्करों में, सभी जो टक्कर है, सभी टक्करों में रेखीय संवेग जो है, रेखीय संवेग जो है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, जो अपने पास में सभी प्रकार की टक्कर होती है उन सभी प्रकार की टक्करों में अपने पास में रेखीय संवेग जो है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो आप लोग ये बात हमेशा ध्यान रखोगे कि जो अपने टक्करें होती है वो चाहे किसी भी प्रकार की टक्कर हो, उन सभी टक्करों के अंदर रेखीय संवेग हमेशा क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। यानी किसी भी प्रकार का परिवर्तन आया उनमें चाहे, परंतु वहाँ रेखीय संवेग जो है वो क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। यदि आप लोग दोनों साइड के संवेगों का मान ज्ञात करोगे तो वो दोनों साइड का संवेग जो वो हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। दोनों साइड का मतलब हो गया टक्कर से पूर्व जो संवेग है और जो टक्कर के पश्चात संवेग है वो हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है या समान रहता है। इसे अपने रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के नाम से जानते हैं। दूसरी बात आप लोगों को इसके अंदर पता होना चाहिए कि प्रयोगों के द्वारा देखा गया है कि जो सभी प्रकार की टक्करें उनमें गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा जो है वो संरक्षित नहीं रहती है। ठीक है, तो रेखीय संवेग जो है ये तो क्या होता है, सभी प्रकार की टक्करों में संरक्षित रहता है, परंतु हमारे पास में जो गतिज ऊर्जा होती है वो सभी प्रकार की टक्करों में क्या नहीं रहती है, संरक्षित नहीं रहती है। तो इस आधार पर अपने पास में गतिज ऊर्जा जो है ये संरक्षित रहती है या नहीं रहती है, इस आधार पर अपने जो टक्करें हैं उन्हें दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो अपने पास में होती है पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर और एक होती है अप्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, यहाँ जो टक्कर है इन्हें अपने कितने प्रकार से बांट सकते हैं, दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो अपने पास में टक्कर होती है प्रत्यास्थ टक्कर और एक होती है अप्रत्यास्थ टक्कर, जिन्हें अपने पूर्णतः प्रत्यास्थ और पूर्णतः अप्रत्यास्थ के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो एक तो आपके पास में टक्कर किस प्रकार की हो जाती है, पूर्णतः प्रत्यास्थ
टक्कर और एक अप्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, ये किस आधार पर अपने बंटेगी? ये गतिज ऊर्जा संरक्षण के आधार पर बंटेगी। ठीक है, जिसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी उसे तो अपने किस नाम से जान लेंगे? उसे तो हम लोग प्रत्यास्थ टक्कर के नाम से जान लेंगे। और जहाँ गतिज ऊर्जा जो संरक्षित नहीं रहती है, यानी ऊर्जा जो है उसकी कुछ ना कुछ अन्य रूप में क्या हो जाती है? हानि हो जाती है, या कुछ ऊर्जा अन्य रूप में बदल जाती है, वहाँ जो टक्कर होती है वो कौन सी टक्कर होती है? अप्रत्यास्थ टक्कर होती है। ठीक है, बताओ इसका पार्ट अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।